जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, और उसमें मशकूक पाउट के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। मेरा ख्याल ये अभी कबल अज़ वक्त है, अभी हुकूमत जो है वो कायम हुई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी है वहाँ पे। आप हमें दीवार से ना लगाएं, हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो। तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नजर आया, हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9 मई को देखने को मिले। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। 6 जजेस के खत का मामला मुल्की सियासत को घेरे हुए था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को मशकूक खतूत मिलना शुरू हो गए हैं और हालात जो हैं वो मज़ीद मशकूक हो गए हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत के पाउडर में अब तक 10% तक आर्सेनिक की मिकदार पाई गई है। इसका जो इंकशाफ हुआ है इसमें बताया गया कि भी 10% जो है वो आर्सेनिक इसमें पाई जाती है, जबकि आर्सेनिक अगर 70% से ज़्यादा हो तो इंसानी सेहत के लिए मोहलिक होता है। एक तरफ ये तमाम सूरत हाल है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रवा माह के आखिर पर 6 जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है, क्योंकि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली थी, जो कि यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका था। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि क्या हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल नहीं है जिसको आने वाले दिनों में अदालत के सामने जो है वो उनको फेस करना पड़ सकती है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ पीटीआई जो कि अंदरूनी खींचातानी का शिकार है और इसकी तर्जुमानी कौन करेगा और कैसे करेगा, इस पर फोकल पर्सन्स की छान पटक जारी है। मजीद ये कि कोर कमेटी के ऊपर एक एपेक्स कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। इन हालात में पीटीआई ने ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की जो है वो ठान ली है। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में पीटीआई दीगर हम ख्याल ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर कर एहतजाजी तहरीक जो है वो तैयार करना चाहती है। क्या ऐसा हो पाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो ईद के बाद हुकूमत के लिए इंतहाई चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जिसमें एक तरफ महंगाई की लहर और दूसरी तरफ अपोजिशन का एहतजाज इसकी मुश्किलात जो है उसमें इजाफा करेगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कादर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कुछ ही देर में हमें नईम हैदर पचोता साहब जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और हमारे साथ कुछ ही देर में बिलाल कियानी साहब भी मौजूद होंगे। तो मंदोखेल साहब, आपसे शुरू करती हूँ। फ़ायदा उठाती हूँ कि आप एक लॉयर हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये बताइए कि जुडिशल कमीशन बन जाए, इंक्वायरी कमीशन हुकूमत के अंडर बन जाए, जो भी कमीशन बने, एट द एंड ऑफ द डे मसला ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो एग्जीक्यूटिव के इदारों ने जो है वो करनी है। वो ये जजेस जो हैं वो खुद नहीं कर सकते, सिंगल मैन रिटायर्ड कमीशन जो है वो नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जीक्यूटिव के इदारों के पास ही जो है वो आना है। अब जिस तरह के इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कोई मैलाफाइड इंटेंट उनको नज़र आ रहा है। सो एज अ लॉयर मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त जिस तरह बात हो रही है कि जी जजेस के सिम कार्ड्स उनको मिले हैं या कैमराज मिले हैं, जो भी एट द एंड ऑफ द डे वो फोरेंसिक्स के लिए जो हैं वो जाने तो एग्जीक्यूटिव के इदारों के पास ही है। अगर वाकई मैलाफाइड इंटेंट है और कोई इसको वाकई स्पॉइल करना चाहता है तो मैनिपुलेशन तो वहाँ पर भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आखिर में इसका एविडेंस ही होना है, और एविडेंस जो है ना फुल कोर्ट के सामने किसी तरह से पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई वकील हो या ना हो। और ये भी अभी मीडिया के जरिए पता चला कि फुल कोर्ट 2 दिन बैठी थी और 2 दिन की मशावरत के बाद हुकूमत को उन्होंने कमीशन बनाने का कहा है, और फिर उसमें नाम भी दिया गया है तसद्दुक जिलानी साहब को, जो कि पीटीआई निगरान वज़ीर आज़म के लिए उसका नाम रिकमेंड किया था। अब सवाल ये है कि ये बजिद है कि फुल कोर्ट हो, फिर कुछ रहनुमा जो मेरे साथ बैठे हुए मुख्तलिफ टीवी चैनल पे वो कहता है चीफ जस्टिस भी नहीं होना चाहिए और आने वाले चीफ जस्टिस भी नहीं होना चाहिए मंसूर अली शाह साहब। यानी इनकी फरमाइशें देख ले, और ये कहते हैं कि इसको जो है ना वो अखाड़ा बनाया जाए और पूरे पाकिस्तान के जजों को, वकीलों को बुला के, वो भाई खुदा का वास्ता
तमाशा बनाना चाह रहे हो या आप एविडेंस कराना चाह रहे हो। सिंपल सा मामला है डॉक्टर मारिया। अगर मैं आप पे इल्जाम लगा लूं कि डॉक्टर मारिया ने मुझे धमकी दी है, तो मुझे ये किसी आदमी के सामने ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा, धमकी कैसे दिए, किसके सामने दिए, किस फोन नंबर से दिए, किस फोन नंबर पे दिए, और फिर आपको भी बुलाया जाएगा। आप बताएंगे नहीं जी मैं तो जानता नहीं शख्स को, मेरे तो ये टेलीफोन नंबर ही नहीं है, मैं तो फला दिन वहां पे था, कश्मीर में था, इस्लामाबाद में थी, जहां भी थी। ये सारी चीजें फुल कोर्ट के सामने प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, अकल के अंधों से कोई पूछे। और फिर ये सारी चीजें जो फॉरेंसिक भी होना है वो भी किसी अदारे से होना है, और फिर उसके अलावा जो ना उनकी सारी, और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इन जजेस का ये सारी बातें कहना, क्या उनको नहीं पता कि बड़ा चीफ जस्टिस ने उसी दिन जो बेंच था उसके सामने ये बात भी की, आइन का आर्टिकल 204 जो ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इनके इख्तियार देते हैं। और फिर ये भी नहीं है कि उनको इख्तियारात नहीं पता। पिछले महीने डीसी इस्लामाबाद को लिटरली नचवाया उन्होंने, तो क्या एक इंस्पेक्टर को आप शोकास तक नहीं दे सकते हो? क्या उसका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं है आपको? और फिर ये भी कहा जाए कि आपने सैकड़ों हजारों केस किए होंगे, क्या वहां प्रेशर नहीं था? एक बानी पीटीआई के नाम पे प्रेशर था क्या, जिसमें से एक जज साहब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो असेंबली की कमेटी के 4 लाख लोगों की जो डायरेक्शन थी मेरे कमेटी की, जिसको एंडोर्स असेंबली ने किया है, जिसको बकायदा डायरेक्शन इशू किया था प्राइम मिनिस्टर उसने एस्टेब्लिशमेंट है, आपने एक कलम से 4 लाख खानदानों का सर कलम कर दिए। वहां तो आपको कोई कानून आइन कुछ नजर नहीं आया। वहां तो आपको बताना पड़ेगा। हम पार्टी बनेंगे, हम ये भी पार्टी बनेंगे कि जस्टिस इजाज उल हसन ने क्यों इस्तीफा दिए, क्योंकि अक्टूबर में उसने चीफ जस्टिस बना था। क्या उसके ऊपर किसका प्रेशर था? क्या माजी में चीफ जस्टिस फाइज इसाक के खिलाफ जो रेफरेंस था, जो कि खुद पीटीआई के बानी ने माना कि हमसे करवाया गया, किससे करवाया गया, उसकी भी एविडेंस होना चाहिए। ये पंडोरा बॉक्स खुल गया, अब ये चलता रहेगा मामला चलता रहेगा। तो इसका मतलब कि किसी मंतकी अंजामता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगेन इसमें अगर फैसला जो है लेट्स सपोज फुल कोर्ट भी कर लेती है, तो उसमें भी ये है कि एक इल्ज़ाम तराशी का आंसर रहेगा, बिकॉज जहां 2 सीनियर मोस्ट जजेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिजर्वेशंस हैं अपोजिशन पार्टी की, पीटीआई की, तो वहाँ पे फिर ये मामला जो है ये सेटल होते नज़र नहीं आ रहे। फिर साहब, क्या नईम पंचोता साहब इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं? नईम साहब जी, नईम साहब ये बताइए, अभी मैं क्योंकि आप दोनों लॉयर्स हैं, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि इंक्वायरी कमीशन हो, जुडिशल कमीशन हो, जो भी कमीशन हो, एट द एंड ऑफ द डे जो तहकीकात करनी है वो तो एग्जीक्यूटिव के इदारों ने करनी है, और वहाँ पर आपका जो है वो आप समझते हैं कि आपका अदम एतमाद वहाँ पर मौजूद है। आप कहते हैं मैलिफाइड इंटेंट है उनकी तरफ से, और ये उसमें मुलव्विस भी हैं, जो एक नामजद पार्टी या अग्रीव्ड पार्टी के तौर पे आप लोग जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़। मुझे ये बताइए कि फिर किस तरह इन्वेस्टिगेशन ये होगी, किस तरह? बिकॉज द पॉइंट इज़ कि अभी जिस तरह बात हो रही थी कि अगर मैंने ये कहा कि जी मेरे घर में कैमरा लगा है, मैं कैमरा दे देती हूँ, और आप एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और अगर आपने उस पर मिट्टी डालनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। या आप ये कहते हैं जी इसमें आप प्रूव करें कि कैसे इसमें, अच्छा जी ये तो निकल आया है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि किसी ने लगाया था, ये कैसे प्रूव करेंगे कि इसमें जो है वो कोई मैलिफाइड इंटेंट है? शायद आप लोग ही जो है ये गलत बयानी कर रहे हैं, आप पार्टी बन रहे हैं। सो आपको लगता है ये चीज़ें प्रूव हो सकेंगी? बहुत शुक्रिया जी मारिया, आपने मुझे मौका दिया। जी बिल्कुल, ये जो मामला है अभी खतूत जो है तमाम दीगर जजेस को भिजवाए जा रहे हैं, इसके पीछे जो है बिल्कुल इस हुकूमत का बिल्कुल इसकी साजिश है, और इसके आपने देखा भी होगा कि हमने इसके ऊपर अलामिया भी जारी किया है। इसलिए किया है क्योंकि जो ही मामला आया 6 जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जब वो खत भेजा गया, क्योंकि इससे पहले उन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस, उनके मुतल्लिका चीफ जस्टिस आमिर फारूक से ये बात की थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो वो जाकर काजी फाइज़ साहब से मिले थे, तो उन्होंने भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो लिहाजा उन्होंने खत जो है लिखा। और ये साहब उस वक्त सीजेपी नहीं थे, उस वक्त बंदयाल साहब सीजेपी थे। इनके चेंबर में जाके काजी साहब कहते हैं कि मुझे जो है वो मेरे साथ मुलाकात हुई थी। देखें, काजी फाइज़ साहब ने दौरान समाअत, मैं उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद था जब ये हियरिंग हुई है खत के मामले के ऊपर, उन्होंने कहा कि मेरे पास 6 जजेस जो हैं वो आए, और मुझे जो है वो सेक्रेटरी के जरिए या जो भी नीचे होता है उसके जरिए इत्तला मिली कि वो आए, मिलना चाहते हैं, तो मैं मिला, और उन्होंने मेरे सामने ये मामला रखा
लेकिन क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है तो लिहाजा मैं उसके ऊपर बिल्कुल जो है कारी किए ही कुछ नहीं। अब बात यह है कि F9 पार्क अगर दरख्त काटे जाएं वहां पर 100 मोटो ले लिया जाता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। जब आपके कोलीग जो हैं वो आपकी जुडिशरी के मेंबर जो हैं वो आपसे इंसाफ के लिए आए हैं तो आपका हक बनता है खड़े हो जाना। एक पूरी वो छानबीन की जाएगी, एक इल्जाम लगाया जाएगा कि वो जनाब उसकी प्रॉपर्टियां हैं, वो उसके वहां पर इंटरेस्ट हैं और इसके ऊपर करप्शन के ये चार्जेस, इसके ऊपर ये सारा आने वाला था, मैं रिटायरमेंट, या फिर ये कहा जाएगा कि ये बिल्कुल जो है ना इसका दिमाग ठीक नहीं है, ज़हनी हालत इसकी ठीक नहीं है। फिर एक चार्जशीट और ले आई जाएगी कि इसने तहरीक इंसाफ के हक में कितनी दरखास्तें जो हैं वो डिसाइड की हैं, तो लिहाजा ये तो पीटीआई से तलक रखने वाला है। अब कमिश्नर को भी आपने ये कह दिया, 6 जजेस को भी आपने ये कह दिया। माफी नहीं साहब, कता कलामी की माफी, कुछ चीजें जरा बता दें। आपने कहा कि वैसे तो हर चीज पे जो है सुओ मोटो हो जाता है, अब तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिया लेकिन फिर भी आपकी तस्कीन नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि सुओ मोटो लेने के बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए इस बेंच में, इसके बाद जो है वो जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए, मर्जी का बेंच जो है वो बनाया जा रहा है, लाइक माइंडेड बेंच है। और मेरा माई क्वेश्चन रिमेन्स, मुझे बताएं कि इसकी तहकीकात कैसी होंगी, मतलब ये किस तरह प्रूफ कैसे होगा कि वो जो, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, वो हो सकता है कि उन पे बगिंग डिवाइस लगी हो, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? अगेन प्रूफ किस तरह करेंगे कि बगिंग डिवाइस जो है ये हुकूमत, उसके इदारे या किसी एजेंसी ने लगाया, ये प्रूफ कैसे होगा? देखिए, प्रूफ होने के लिए जो सबसे अहम चीज है ना, वो आप खत के अंदर अगर देखें तो जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है वो केस के हवाले से, टेरिन वाइट केस का अगर भी अभी भी आप स्टेटस देखें ना, तो उस वक्त जो फैसला महफूज किया गया था, उस वक्त 2 जजेस ने खान साहब के हक में फैसला दिया और एक आमिर फारूक साहब ने उसकी मुखालफत की। उस फैसले को महफूज करने के बाद जिस तरह वेबसाइट से हटाया गया और अभी तक वो सुनाई दे रहा है कि अब नया बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो मुसलसल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठाया गया, अगवा किया गया, 3 MP के तहत गिरफ्तार किया गया, खान साहब के केसेस जैसे लटकाए गए, एक चीफ जस्टिस के पास ही 130 से ज्यादा दरखास्तें उन्होंने अपने पास ही रखी, दूसरे जजेस को नहीं भिजवाई जा रही थी कि वो जो है मुझसे ज्यादा लॉ ना, मुझसे कई ज्यादा लॉ आप समझते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में क्या ये आपका आर्ग्यूमेंट स्टैंड करेगा? मुझे ये बता दीजिए, मुझसे ज्यादा लॉ आप समझते हैं, आपने प्रूफ करना है ना, मैं तो आई एम अ ले पर्सन, मुझे बताएं ये प्रूफ कैसे होगा? ये तो चले एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जी ये देखें ये इस तरह ये एविडेंस है, लेकिन ये प्रूफ कैसे करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड कैसे करेगा? देखें, वो स्टैंड ऐसे करेगा कि डेफिनेटली जहां जजेस की रिहाइश है वहां पर कैमरे भी लगे होंगे उनकी रेजिडेंस के ऊपर, या हाई कोर्ट के अंदर भी कैमरे लगे होंगे या लगे हुए हैं बल्कि, और इसी तरह से जिस तरह से उनको धमकाया गया है कॉल्स के जरिए या बंदे भिजवा कर, या जो वहां पर मटेरियल मौजूद था, या जो उनके कुलीग जो है वो हॉस्पिटल में चले गए और उसकी एविडेंस। दूसरी ये भी देखें कि वो लेटर जो लिखे हुए हैं जो साथ लगाए गए हैं, तो ये सारी एविडेंस जो है ये आपके सामने है। अब उसको साबित करने के लिए आपने उसको उन तमाम जजेस को भी डेफिनेटली बुलाना है और उन एहलकारों को या उन जो एजेंसियों के जो अफसरान हैं उनको भी बुलाना है। तो उस चीज को एविडेंस के लिए, अब क्योंकि हमारा जो कानून वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एविडेंस और ये सारा मामला है वो वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि रेफर करती है कि नीचे जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला भिजवाया जाए और ट्रायल कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें एविडेंस रिकॉर्ड करके वो सारी चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। चलें, ये आपने ना, अब अगेन आई थिंक वी आर गोइंग इन सर्कल्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, पर प्रॉब्लम ये है कि जो सारा एविडेंस कलेक्ट करना है वो जजेस खुद तो जाके कलेक्ट नहीं करेंगे, वो तो एग्जीक्यूटिव के जो मातहत इदारे हैं उन्होंने ही जाना है। अगेन वही वाला सवाल कि इस वक्त जुडिशल कमीशन बन जाए, इंक्वायरी कमीशन बन जाए, फुल बेंच बन जाए, जो भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि जो हम चाह रहे हैं ना कि इससे कोई खैर की खबर आएगी या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो हुकूमत के लिए तो खैर की खबर मुझे नहीं नजर आ रही। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, पहले तो मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि इस बात से कि पीटीआई देखें किसी चीज़ पे भी मुतमिन नहीं होगी, उनका एक काम है उधम मचाना। अब उन्होंने बात की फुल कोर्ट सुओ मोटो होना चाहिए, वो भी हो गया, वो अगली बात ढूंढ रहे हैं। और इन एनी केस ये वो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो वाला मामला है। देखिए, यहाँ पे प्राइमरी ये ख़त जो है ये 6 जजेस का, ये पीटीआई का नहीं है।
देखिए उस हवाले से इसलिए उस मामले को हमें बड़ी संजीदगी से और जो सेंसिटिविटी वो मेरिट करता है मामला, हमें उस तरीके से इस पर बात भी करनी चाहिए और आई थिंक उसी तरीके से सब फ्रीकैन को आगे लेके चलना चाहिए। इफ़ यू अलाउ मी वेरी ब्रीफली, मैं लेट्स रिकाउंट द फैक्ट्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। 6 जजेस ने एक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस लेके एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। उनके फुल कोर्ट की मेजॉरिटी ओपिनियन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वह एग्जीक्यूटिव से मिलना है। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। प्राइम मिनिस्टर मेड हिमसेल्फ अवेलेबल इमीडिएटली एट अ टाइम दैट वाज कन्वीनियंट फॉर द जुडिशरी, फॉर द चीफ जस्टिस। ही मेट देम। जो भी वहाँ पे खदशात और मुतालबात किए गए उसका वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव की तरफ से यकीन दहानी कराई कि हम मुकम्मल आपके साथ तावन करेंगे, और वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में रिफ्लेक्टेड थी। इंक्वायरी कमीशन का भी प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया जी, ठीक है, और नाम भी एक तसद्दुक़ जिलानी साहब का और नासिरुल मुल्क साहब का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। एग्जीक्यूटिव ने अपनी मुआवनत की सिर्फ बात तक ना रहते हुए उस पर अमली एक्शन देते हुए फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के प्रपोजल पे इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब से एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बात करके उनसे कंसेंट हासिल करके उनको नामज़द किया। अब देखिए, हुकूमत ने डे 1 से कहा है इस मामले पे कि जो भी एग्जीक्यूटिव का इसमें मुआवनत दरकार है, मगर क्योंकि 6 जजेस ने अपने ही इदारे से रुजू किया और जब उस इदारे ने एग्जीक्यूटिव से बात की तो एग्जीक्यूटिव ने जो मुआवनत कर सकता था वो की। आज भी हम यही कह रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने अगर सो मोटो ले लिया है तो आज भी आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने समात में जाके यही कहा कि जी हमने तब भी मुआवनत की थी, आज भी हम हाजिर हैं और इसी सेंसिटिविटी के साथ इस चीज़ को आगे लेके चलना है। जो बात एविडेंस के मुतालिक हो रही थी तो आई थिंक कोर्ट की समात में भी ये बात हुई और इनिशियल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोजल आने की इंक्वायरी कमीशन की यही मंतक थी कि एविडेंस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो इनकी इंक्वायरी कमीशन जो कि एक फॉर्मर रिटायर्ड रेप्यूटेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज हों और उनकी मौजूदगी में ही विल हैव जुडिशल पावर्स। उसके अंदर उनके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर्स भी हैं, सिविल जज की पावर्स भी हैं और उनके मातहत एक सेक्रेटेरिएट होगा, एग्जीक्यूटिव भी उनके मातहत होगा। द आइडिया वॉज कि उसमें एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और जुडिशरी कोई और बेहतर तरीकाकार समझती है तो एग्जीक्यूटिव रिमेन्स अवेलेबल। इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये जो मैं सुन रही थी तसद्दुक़ जिलानी साहब का ये कहना था कि जी जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगे गए तो वो उनको प्रोवाइड नहीं किए गए एंड ही वाज गिवन द रॉन्ग इंप्रेशन कि यूनानिमसली उनका नाम जो है वो एक्सेप्टेबल था सब जजेस को, वेयर एज देयर वाज डिसेंट। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम ये बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, आई एम सॉरी बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इदारे तो सारे आपके मातहत हैं ना, तो वो तो हो नहीं। आई एम सेइंग अगर मैलिफाइड इंटेंट हो, आप कहीं डालना चाहें, इन्फ्लुएंस करना चाहें तो किया तो जा सकता है। देखिए बात ये दैट इज़ वाई द आइडिया वॉज कि आप इंक्वायरी कमीशन में तसद्दुक़ जिलानी साहब अगर एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर पब्लिक एक्सेप्टेंस भी आपने देखा, मतलब कि अदरवाइज ही इज़ गॉट अ गुड रिप्यूट। मकसद ही ये था कि एक ऐसे शख्स सरबराह हों जिनके हाथ में इख्तियार भी हो ताकि आपको ये इत्मीनान हो कि ये कोई आपके ख्याल से कोई भी मैलाफाइडी की या कोई परसेप्शन भी उसकी ट्रांसपेरेंसी की उसमें बरकरार है। देखिए अदरवाइज़ रियासत यही है, इदारे भी यही हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी यही हैं। अगर आपके पास कोई और तरीक़ेकार है तो अगेन द ओनस इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट। आई हैव टू रिपीट दिस वंस अगेन कि इसमें से कोई काम भी एग्जीक्यूटिव ने अपनी तरफ से नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बेहतर समझा उस पर एग्जीक्यूटिव ने अमल किया। कल भी अगर फुल कोर्ट की प्रोसेस के नतीजे में कोई और तरीक़ेकार सामने आते तो द गवर्नमेंट रिमेन्स अवेलेबल टू गो फॉरवर्ड इन दैट मैनर। बट व्हाट आई सी एट द मोमेंट इज कि जो भी आप कर लें वो वहाँ तस्कीन जो है वो नहीं होनी पीटीआई की तरफ से इस वक्त लग नहीं रहा। देखिए मोटो की बात हुई वो भी हो गया, फुल कोर्ट की बात हुई वो भी मोस्ट प्रॉब्ली ईद के बाद हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग इन सर्कल्स। मुझे इसलिए उनका खैर की खबर नहीं आती। नहीं, मेरा ख्याल है जी, देखिए मैं फिर से दोहराऊंगा, पीटीआई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। बेगानी शादी तो नहीं, क्योंकि उनके केसेस की तरफ जो है वो ये इंसिनुएशन तो है। मगर देखिए आप मुझे बताइए, हु इज द प्राइमरी पार्टी दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड? The 6 judges who have filed or submitted the letter, or is it PTI? No, but the cases are pertinent to this particular जमात। देखिए, it is primarily the judges, ठीक है जी। तो उन्होंने एक संगीन बात की है, उस चीज़ को संगीनी के साथ आगे लेके चलना है। मैं गुजारिश करूँगा कि देखिए कुछ मामलात पे, अब दहशतगर्दी का मामला है, ये इदारों के मामलात हैं, इसमें आप संजीदगी का मुजाहरा करें। अगर आपने फुल कोर्ट की बात की, अगर आपने सो मोटो की बात की, आज अगर वो चीज़ हो गई है तो इस चीज़ को तस्लीम करें कि आप जिस तरह चाह रहे थे वो हो गई है, बजाय इसके कि हर वक्त एक उद्यम की कैफियत मचाए रखें। अंडरस्टैंड सियासत तो हो रही है, वो तो नजर आ रहा है इस पे, और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन के इस मामले पे कोई भी इस तरह का फैसला आएगा जिसपे सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कहेंगे हाँ जी बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा ट्रांसपेरेंट फैसला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि किस तरह जो है वो मामलात को सुलझाव की तरफ ले जाया जाए, जुडिशरी में जो इंटरफेरेंस हो रही है उसकी बात हो रही है। उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या तजवीज़ पेश कर रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं, फिर मंदोखेज साहब की तरफ जाऊँगी। हमारा मुल्क का अदलिया की तारीख है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग को अगर हमने आप दुरुस्त करना है तो हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ उठाएगा कि हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादे किए थे, हम इस हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस पे अब वक्त आ गया, अमल दरामद करें। अच्छा मंदोखेज साहब, COD को हुए वे कितने साल गुजर गए? 2007 में हुआ और ऑलमोस्ट इस वक्त जो है ना आप समझें कि 17 साल जो है वो गुजर चुके हैं। बीच में आपकी हुकूमत भी आई, बीच में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत भी आई, कोलिशन भी आई। टाइम आप लोगों के पास बहुत था, लेकिन ये जो बातें भी हो रही हैं कि जी बिल्कुल होने चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जुडिशरी में बहुत सारी खामियाँ हैं। मतलब अगर आप देखें नीचे से नंबर 3 पे हमारी जो है जुडिशरी आती है, वी हैव नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी को करना नहीं चाहता। और उसकी वजह मुझे ये नज़र आती है कि फिर जस्टिस जो कयूम जैसे लोग हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं अपने मुखालफिन के अगेंस्ट। आज आप अगर हुकूमत में हैं तो वो आप अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, कल मुखालफिन होंगे तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। माइंडसेट सब पॉलिटिकल पार्टीज में यही है। ये कहना चीज़ आसान है, करना कोई नहीं चाहता इसको। डॉक्टर मारिया, मैंने PTI के दौर में एक बिल जमा किया था कौमी असम्बली में, और मेरे उसमें मुद्दा ये था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, टेस्ट लेते हो, जात, नस्ल, जबान, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज अब डायरेक्ट क्यों लेते हो? और PTI के बहुत सारे MNA ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर इनकी वजीर कानून ने बिल पास नहीं होने दिया। फिर आगे PDM की हुकूमत जिसमें हम भी साथ थे, बड़ा सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर वजीर कानून ने होने नहीं दिया। अब आप मुझे बताओ ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या इंक्वायरी होगी, किसको गलती करार देंगे, कौन कटहरे में खड़े होंगे? और अगर ये खड़े नहीं हो गए, साबित नहीं कर सके, तो इन 6 जजों को तो फिर बरतरफ करना चाहिए, इनको तो फिर कोई हक नहीं है। और फिर इन 6 जजों से मैं ये सवाल करता हूं कि आपके पास तो सैकड़ों हजारों जजमेंट दिए होंगे, क्या उस पर भी प्रेशर था? क्या ये जो जितने फैसले आपने किए सारे गलत थे, उनको रिवाइज तो रिवर्स नहीं होना चाहिए? मैं जरा पंचोता साहब से भी पूछ लूं। पंचोता साहब, जिस तरह अभी मंदोखेज साहब कह रहे हैं आपकी हुकूमत ने भी अपोज किया, उसके बाद PDM के टाइम पे भी लॉ मिनिस्टर ने जो है वो अपोज किया। बात ये है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं नागुज़ीर हैं, लेकिन अगेन हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी बड़ी जो है वो एक टनल विजन है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुखालफिन को मैं इस तरह दबा सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक एक देखी भाली बात है। ऑडियोज़ हम सुन चुके हैं, चीज़ें हमें इस दौर की बात नहीं कर रही। इस वक्त बेशक नून लीग जो है वो दूसरी डिवाइड की दूसरी साइड पे खड़ी है, लेकिन मलिक कयूम वाली ऑडियो जो है वो हम सब ने सुनी है, किस तरह जो है वो प्रेशर डाला जाता है। फिर उसके बाद आपके दौर में इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें आई, शौकत सिद्दीकी साहब, उसके बाद जो अरशद मलिक साहब, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट रिफॉर्म्स की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। देखिए बात यह है कि आपने बिल्कुल बात ठीक की है। अगर देखा जाए इसी जजेस के ऊपर इनको प्रेशराइज करने के हवाले से, तो आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें माजी में होती हुई याद आपको आ रही होंगी। लेकिन अब देखें कि 6 जजेस को क्या कोई इमरान खान ने अंदर से लेटर भिजवाया है कि आप जाकर खत का जिक्र करें, या वो जो लेटर उस वक्त जब इमरान खान साहब जेल में थे या इतने टाइम से वो जेल में के अंदर हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो कैसे मनसूख की जा सकती हैं कि ये PTI के जजेस हैं? अकाउंटेबिलिटी, रिफॉर्म्स उसमें आएगा ना। मैं वही बात कर रही हूँ, करना कोई नहीं चाहता। सवाल ले ले मेरा ओवरऑल ये पोजीशन है कि ये टाइम था, सर सुने, ओवरऑल ये पोजीशन है कि ये टाइम था इनका जुडिशरी के साथ खड़े होने का, क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इन्हें फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो धांधली करके जितवाया गया है। तो अब इस चीज के ऊपर ये जो है कोई बात नहीं करेंगे। ये कल इल्जाम आप पे लगता था, ये कल आप पे इल्जाम लगता था कि आप बेनिफिशियरी हैं अदालती फैसलों के। आज आप कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, ये निजाम जिसके हाथ में होता है वो उसको बदलना नहीं चाहता। मंदोखेज साहब क्विकली क्वेश्चन कीजिए, फिर मुझे बिलाल साहब की तरफ भी जाना है और ब्रेक का भी कहा जा रहा है, क्विकली। पंजोता साहब और उनके पार्टी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले दिन उन्होंने तोशाखाना केस जो है ना वो मुअत्तल कर दिया है।
और फिर चीफ जस्टिस ने जब 7 रुकनी बेंच का किया, आपने भी लाइव देखा होगा, वो ज्यादातर तो चीफ जस्टिस जो ना वजातों में इसने लगा ली पीटीआई का। तो ये प्रेशर नहीं तो और क्या है? चले जी, प्रेशर तो देखिए पीटीआई का प्रेशर नहीं है, कौम जो है वो इंसाफ मांग रही है। 6 जजेस के साथ कौम खड़ी है, आज वकील खड़े हैं, आम वकील खड़ा है। बाहर के मैदान को तो आपने खरीद लिया होगा, लेकिन कौम खड़ी है, आम वकील खड़ा है। मेरे सवाल का जवाब देना चाह रही मैं हुकूमत वक्त पे भी आती हूँ ब्रेक का, लेकिन कहा जा रहा है बिलाल साहब, वेलकम टू यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत वक्त से सवाल करते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स। जी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, पहली दफ़ा नहीं है कि आपके पास मौका है। COD में भी आपने कहा, बट जैसे नैब आपको सूट करता है वैसे ये एक, आई एम सॉरी टू से, बट एक कंट्रोवर्शियल जुडिशरी भी सूट करती है। नहीं, देखिए 16 माह की हुकूमत में ही आप देख लीजिए, जब जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया था और आपको याद है वो काफ़ी एक हाइप क्रिएट हो गई थी एक जजेस की अपॉइंटमेंट की मीटिंग की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग की ऑडियो भी रिलीज़ की थी। तो उधर भी आपको याद होगा हुकूमत की नुमाइंदगी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी करे थे, AGP भी होते हैं उसमें, बार काउंसिल्स भी होते हैं। हमने तब भी यही उस मौके पर बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी, आपको याद होगा। मगर व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस मीटिंग में भी ये बात डिस्कशन में आई थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई रूल्स, ताकि ये जो एक बहस है सीनियरिटी वर्सेस अदर फैक्टर्स, कोई तरीक़ेकार। पेशावर हाई कोर्ट का भी एक लेटर आया है जो, तो देखिए इसमें आल्सो द जुडिशरी आल्सो हैज टू टेक अ लीड। द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हुकूमत का किरदार है, एंड जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फोरम है जहाँ पे रूल्स फ्रेम हो सकते हैं और होने चाहिए। दूसरी बात अगर मुझे वो क्यों अपने लिए जो है वो खुद ये रूल्स फ्रेम करेंगे जिससे नहीं, उन्होंने कहा है ये करने हमने, देखिए ये बात उन्होंने कहा हुआ है ये देखिए कुछ चीज़ें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग, जो पहली फुल कोर्ट की मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे काजी फाजीसा साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद की थी, दैट वाज द फर्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 4 years, राइट। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारी हुकूमत को देखें, 16 माह में भी हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आए, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि आपने फर्द वाहिद की ताकत के बजाय ताकत डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन द टॉप 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हु दे नाउ गेट टू डिसाइड कि कब सो मोटो लेना है, हु नाउ गेट टू डिसाइड द बेंचेस। इसी तरह वी आर अवेलेबल। देखिए जी, आप आगे भी जो लीगल रिफॉर्म सरकार है, लेट मी आस्क यू, कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होगा जजेस का? बिकॉज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आई एम सॉरी, वहाँ पे क्विड प्रो कोर्ट जो है वो चलता है एक तरह से, अगर देखा जाए। या अगर एक जज कहता है जी मैं तो रिटायर हो रहा, मैं तो अर्ली रिटायरमेंट सीख कर रहा हूँ, जैसे हमारे सामने 2 जजेस के केसेस आए और माइंड यू भी ये कहा जा रहा है शायद और भी आ सकते हैं इस तरह सामने, ठीक है, तो जो वो इल्ज़ाम थे सारे, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन बात ये देखिए अगेन वंस अगेन पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जो जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर कोई भी रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। मगर देखिए वहाँ पे आपने जो रेफरेंस काजी फाजीसा साहब के खिलाफ किया, काजी साहब खड़े रहे और उन्होंने जिस तरह की विक्टिमाइजेशन से उनको उस टाइम पीटीआई की हुकूमत ने गुजारा, दैट्स अ वन ऑफ केस है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, ठीक है, उन पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्रोसीडिंग्स की बात हुई, resist करते रहे, बंदियाल साहब resist करते रहे। I'm not entirely sure whether after his resignation that matter has been closed by the Supreme Judicial Council or not। देखिए इसका जवाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही दे सकेगी, मगर अगर ऐसा है तो चीज़ें मंतकी अंजाम तक जानी चाहिए। और देखिए दूसरी बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अब बात फिर से हो रही थी कि हुकूमत का रवैया, देखिए हुकूमत ये नहीं चाहती। हुकूमत को मैंने आपको पहले भी बताया कि फुल मावनत की हमने डे 1 से, जब से जजेस का खत आया, मैंने पहले आपसे कहे थे, खैर की खबर नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसका मवाजना आप ज़रूर करें उस रवैये के साथ जो पीटीआई हुकूमत का था, जब काजी फाजीसा के खिलाफ रेफरेंस भी आया, जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ भी जब उन्होंने भी शिकायत की, और इन दोनों केसेस का हवाला इन 6 जजेस के खत में दिया गया है, तो उस टाइम पे क्या रवैया था पीटीआई का? मंदोखेल साहब मुझे ये बताइए कि जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, क्या सोलली जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जो है वो रिलाई किया जा सकता है? बिकॉज हमने देखा है वहाँ से, मेरी तो मुझे कोई उस तरह वो मेमोरी में याद नहीं आ रहा कि वाकई किसी जज के खिलाफ जो है वो कोई केस आया हो, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। काजी फाजीसा साहब का केस असाइड, देखिए वो उनका जो काम है वो बिल्कुल अलग है, ये टोटली मिक्सअप किया जा रहा है। उनका जो काम है
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसका काम है जजेस की मिसकंडक्ट के हवाले से। ठीक है, यहाँ तो उनके पास कानून मौजूद है, आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ, नून लीग को सूट करता है मौजूदा निजाम, इवन की पीटीआई को भी वक्त पे सूट करता है। मैं उस कमेटी का मेंबर था, लॉ एंड जस्टिस का, जो विर्क साहब थे इनके चेयरमैन नून लीग के। मैंने यही बात की, आज जुडिशियल इस्लाह के लिए एक सब कमेटी बना ले, मैं आपको बना के देता हूं पाकिस्तान बार काउंसिल सब के साथ मिलके। नहीं किया। अब सवाल ये, मैं दो सवाल आपके सामने रखूं, दो सवाल नहीं हुआ, दो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद ही तकसीम कर ले। क्या जो शख्स, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बड़ा एजाज की बात है, एक शख्स जो 4 महीने बाद यानी अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने वाला था, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उसने इस्तीफा क्यों दिए इतना बड़ा पोस्ट छोड़ के? मैं बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं इसी से क्योंकि बिलाल साहब अभी बात कर रहे थे, अगर जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है, उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जो एसिड बियॉन्ड मींस वाला केस चल रहा था, रेजिग्नेशन के बाद जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पर कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रही हूँ कि कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तो होना चाहिए। क्या सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ मंदोखिल साहब? नहीं, बिल्कुल। आप मुझे बता दें, ये नकवी साहब का तो तारीख में पहली मर्तबा, इससे पहले कोई आपने देखा कि जुडिशरी के अंदर विद जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी हुआ? कभी नहीं हुआ है, क्योंकि नाम ली लो, नहीं तो तू ही अदालत हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा। वो नहीं होता है ना, जैसे वो इंडियन एक फिल्म था, वो क्या नाम था उसका, वो आमिर खान उसमें होते थे, नाम ली ना फलाना, वो 3 इडियट्स गालबन नाम था उसका फिल्म का। तो बात ये है कि ये अभी भी मैंने नहीं मौजूदा साहब नाम नहीं ले रहे, हुकूमत का नाम ले रहे, पता है कि कौन कर रहा है। सवाल ये कि जब तक आप जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और उसी तरह बांझे भतीजे चैम्बर के लोग अपॉइंट करेंगे, आप हाल देखेंगे दुनिया में 139 नंबर पे हमारे जुडिशियल सिस्टम, ये खाक इंसाफ देंगे, ये खाक लोगों को रिलीफ देंगे। हाँ, रिलीफ देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अगले दिन आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अगला रिजाइन कर देगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अगला आपका केस उठ जाएगा। मुझे आज से 5-7 साल पहले मुझे याद है कि एक MIT एक अदारा है जो जजेस की वो करते हैं, कंप्लेंट वसूल करते हैं। 1200 से ज्यादा कंप्लेंट थी, वकला का या सालीन का एक भी नहीं उठाया गया। वो एक अदारा है, MIT कहता है, मेंबर इंस्पेक्शन टीम हर हाई कोर्ट की, वो पूछता नहीं है किसी का। सवाल ये कि जब आप खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कराएंगे तो आप इंसाफ क्या देंगे? इसी वजह से मेरा मुतालबा है कि ये मौजूदा जुडिशियल सिस्टम टोटली नाकाम है, नए सिरे से आप एक जुडिशियल सिस्टम बनाएंगे, तब जाके लोगों को रिलीफ मिलेगा, इनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ये खुद अपना एक एहतसाबी निजाम बनाएंगे। आप सियासी लोगों को तो अच्छी तरह पगड़ी उठा चल लेते, मगर आप क्या बात है कि ये जो बैठे हुए मसीहा, इनका कुछ नहीं कर सकते, नाम भी नहीं ले सकते हो, नहीं तो इन्हें अदालत हो जाएगा। पंजोता साहब, पेंडेंसी रेशो जो है वो आपके सामने है, कितने केसेस पेंडिंग हैं? साल हमारे यहाँ पे केसेस चलते रहते हैं। जुडिशरी रैंकिंग में किधर है? नीचे से तीसरे नंबर पर। आम आदमी का एक जो एतबार है वो उठता जा रहा है, लेकिन हम फिर भी इसके लिए तैयार नहीं है कि हम जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी करें थ्रू द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज ये सूट करता है हमें। बिल्कुल जी, पॉलिटिकल पार्टीज जो जुडिशरी है, देखें जुडिशरी जो है, देखें जो अदलिया है वो अगर देखा जाए तो रियासत का एक बड़ा अहम सतून है। और अगर हम देखें तो कोई भी महकमा हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी किसी के साथ जुल्म जबर करता है तो वो आखिरकार उसकी FIR या कोई मामला आता है तो वो सामने कोर्ट के अंदर आना होता है। अब कोर्ट अगर उस मामले के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती और उसको जो है वो रिलीफ किसी को देती हैं, ये एक तरफा करती हैं, ये केसेस को लटकाती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या हर जगह पे जितनी केसेस पेंडिंग है, तो फिर क्या होता है कि फिर आप इंसाफ फराम नहीं करते और आप उनकी डोर जो है वो और ढीली करते हैं और मजीद आपके ऊपर प्रेशराइज आपको किया जाता है और अदल का जो निजाम है क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, लेकिन आखिर में यही कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि वो जो जुडिशल रिफॉर्म जिनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, जो इस मुल्क को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, वो होगा, क्योंकि ये निज़ाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बरसर इक़्तिदार उस वक्त होती है उसको सूट करती है मुखालिफ को दबाने के लिए। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।